सरकार ने किया सपना पूरा। मुख्यमंत्री शिवराज का हितग्राहियों को बड़ा तोहफा। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात। 250 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर। 30,000 आवासों का वर्चुअली भूमि पूजन। 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश। गरीब से गरीब भाई बहन जिंदगी में एक इच्छा जरूर होती है कि उसका अपना बहुत बड़ा ना हो, लेकिन छोटा सा एक पक्का मकान जरूर हो। एक सपना कि एक घर हो अपना। एक आम आदमी ये सपना जरूर देखता है। इस सपने को पूरा करने का काम किया है केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार ने। 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 पीएम आवासों में हितग्राहियों का प्रवेश करवाया गया। इसके साथ ही साथ 1155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन भी किया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हितग्राहियों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि सबका सपना पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार ने तय किया कि हम ऐसे गरीबों को उनका हक देंगे सुविधाएं देके। और इसलिए अगर हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं, सस्ता राशन दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हक है मेरे गरीब बहनों और भाइयों, और ये हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रहेगी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में पात्र हितग्राहियों के लिए अभी तक 8,68,000 आवास स्वीकृत हुए। 4,72,000 हितग्राहियों के आवास हो चुके पूरे। शेष आवासों का निर्माण प्रगति पर। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ की राशि दी गई। इतना ही नहीं, आवास के साथ साथ प्रदेश के विकास को लेकर भी सबको साथ लेकर चलने की बात भी कही। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही इन बातों से विपक्ष इत्तेफाक नहीं रखता। यदि केंद्रीय बजट देखा जाए तो केंद्रीय बजट के मुताबिक दावे तो 80 करोड़ घरों के किए गए और राशि का आवंटन 60,000 पर मकान हो रहा है। इतने में तो मकान बनना मुश्किल है, शौचालय बनना भी मुश्किल है। और अभी भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये वह लोग दावे कर रहे हैं जो 2022 में हर घर को मकान देने का, जिन्होंने सपना दिखाया था, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखाया था, कहने को आवंटन कर रहे हैं लेकिन अधूरा निर्माण कार्य, घटिया निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। कागजों में घर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि इसकी जांच हो तो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। आरोपों से इतर देखें तो केंद्र और राज्य सरकार की योजना ने कई बेघरों को सिर पर छत देने का काम किया है, लेकिन इस पर हो रही सियासत का माइलेज किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। बात करेंगे, घर मिले हैं और चेहरे खिले हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इस पर ऐतराज क्यों जता रही है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रही है, लेकिन उन आरोपों का कोई आधार है या सिर्फ कोरी सियासत है। बात करेंगे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। सरकार की सौगात पर क्यों उठाए विपक्ष ने सवाल। क्या सौगात से सधेगा आगामी चुनाव। क्यों कांग्रेस लगा रही योजना में भ्रष्टाचार के आरोप। क्या होगा चुनाव से पहले विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, सवाल यह है कि आगामी चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी लगातार सरकार में रहते हुए योजनाओं के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है, योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वो आरोप लगाने का काम कर रही है। लेकिन आरोपों की सच्चाई भी क्या वो सामने लेकर आएगी या केवल आरोप लगाने तक ही सीमित रह जाएगी, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से जुड़ते हैं। पवन पटेल हमारे साथ हैं स्टूडियो में, मेरे साथ
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दिव्या हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है तीनों का। और पहला सवाल डॉक्टर दिव्या आपसे, आपने रिपोर्ट सुनी और जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि अगर जांच कराई जाए तो इस योजना में भ्रष्टाचार है, यानी विपक्ष को जो हितग्राही हैं उन्हें मिलने वाली उपलब्धि या घर या जो भी कहा जाए कि आप योजना के जरिए सौगात दे रहे हैं सरकार में रहते हुए, वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक भ्रष्टाचार का आरोप जरूर नजर आ रहा है उनकी तरफ से। नाज़रीन जी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सारी उम्र अपने साथ भ्रष्टाचार करा हो, जिन्होंने उसी के साथ जिया हो, हर सांस से भ्रष्टाचार टपका हो, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उनके वो दृष्टि ही नहीं है, उनके पास वो विजन नहीं है, उन्होंने वो देखा ही नहीं है कि सेवा किस तरह से की जाती है। आपके पास इतना समय था कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे भारत के लिए। मैं तो इस बात को लेके बहुत चिंतित रहती थी हमेशा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी सरकार से लेकर राजीव गांधी की सरकार भी आ गई और मनमोहन सिंह सरकार भी आ गई, लेकिन वो गरीबी यथास्थिति वही बनी रही, उसका नारा वही रहा, लेकिन गरीबी न हटी, गरीब गरीब ही रहा। ये इतनी दर्दनाक स्थिति थी, लेकिन इनकी कहीं छाती पर कोई सांप नहीं लौटा, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और ये इस बात को लेकर सत्ता में बैठे रहना इनके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वो बेचारा गरीब गरीब रहे, इस बात को लेकर इन्होंने कभी चिंता नहीं करी। जब आज उस गरीब को एक आशियाना मिल रहा है, अपनी छत मिल रही है, अपने रहने के लिए 2 कमरे मिल रहे हैं, तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि ये कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है। साफ घर मिल रहा है, कम से कम उस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि एक गरीब आदमी को रहने के लिए अपनी छत मिल रही है, अपने सर छुपाने के लिए एक छत मिल रही है। आप उस बात का धन्यवाद दीजिए कि एक ऐसी सरकार है जो हितग्राहियों का सोचती है, गरीब का सोचती है, हर अंतिम व्यक्ति के बारे में चिंता है, इससे ये काम हो रहे हैं। आपके लिए ये संभावना नहीं थी सोच पाना भी, इससे मुझे आप पर दया आती है, इसके अलावा और कुछ। चलिए पवन जी, दिव्या जी कह रही हैं कि 2 कमरों का मकान मिलेगा और इसमें आपको परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि जो पैसा मिल रहा है उसमें शौचालय भी नहीं बन सकते। नहीं, देखिए दिव्या जी ने सही बोला कि दिव्य दृष्टि जो मिली है भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिली, शिवराज सिंह चौहान जी को मिली, हम लोग को तो कभी मिली ही नहीं। ये इस चीज से मुकार दे कि इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया। ये कभी अपना कुछ इंडिविजुअल काम किया नहीं, ये हमेशा कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जो भी टूटा फूटा घर मिल रहा है उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि जिसको छत मिल रही है वो कांग्रेस का ही सपना था, कांग्रेस की ही सोच थी और कांग्रेस की ही योजना थी जिसके तहत आज उनको घर मिल रहा है। तो ये काबिले तारीफ है। और रही बात जो भ्रष्टाचार की, तो अनेकों एग्जाम्पल है, मैं खुद इंडिविजुअल इस चीज की बता रहा हूं कि अनेकों इंडिविजुअल जहां भ्रष्टाचार हुआ है। जो पात्र लोग होते हैं अगर रिश्वत नहीं देते इनके पदाधिकारियों को, इनके भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट लोग हैं, तो उनका नाम हितग्राहियों की कमेटी से हटा दिया जाता है। कनौजा रीवा में 2008 तक एक उनकी पात्रता सूची में नाम था इंद्रमणि पटेल का, और जब उन्होंने पैसे नहीं दिए सचिव को तो अभी उनका नाम हटा दिया गया। खंडवा में अनेकों ऐसे हैं कि जहां पैसे दे दिए गए लेकिन उसके बाद आज तक घर उनका नहीं बना और ऑन पेपर उनके घर बने हुए हैं। तो इस चीज को इनको कबूल करना चाहिए कि अनेकों जगह भ्रष्टाचार है, अनगिनत भ्रष्टाचार है, और जितना पैसे दे रहे हैं उस पैसे में जो भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य में इनकी जो दिव्य दृष्टि है, उस दिव्य दृष्टि में जो आज जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, ईंट गिट्टी सीमेंट बालू सबके क्या रेट हैं, उस रेट में कैसे ये नहीं कि दिव्य दृष्टि से ही उस चीज का निर्माण हो सकता है जो घर के दावे कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता हकीकत में उस अमाउंट से एक बाथरूम भी बन सकता है। जो आज ये बोल रहे कांग्रेस का कर रहे, कांग्रेस 60 साल तक कर सकती थी, तो इनको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने ही 60 साल तक इस देश का निर्माण किया। जो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक करके सारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं, उसका निर्माण कांग्रेस ने किया। ये ना भूलें, नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्कूल में पढ़ा और जो कंप्यूटर नहीं होने के बाद जो कंप्यूटराइज डिग्री निकल गई, उसका भी वो स्कूल भी गए जो उस कांग्रेस ने ही बनाया होगा। जिस प्लेटफॉर्म में माननीय नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने की जो बात कर रहे हैं, वो भी प्लेटफॉर्म कांग्रेस के जमाने का ही बना हुआ है। तो इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या बनाया, कांग्रेस ने बनाया, तभी आज हम यहां बैठे। कांग्रेस ने इतने सालों तक इस देश को बनाया, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। चलिए, आप कुछ कहना चाहती हैं डॉक्टर दिव्या? नाज़रीन जी, 2-3 पॉइंट्स का रिबटल आपने मौका दिया, थैंक यू मैं देना चाहूंगी। इंदिरा आवास योजना, आपने कहा कि इंदिरा आवास योजना आपने नाम दिया था, बहुत पुराना नाम है।
मैं कभी आप टटोले में डाटा चाहूंगी आपसे कि इंदिरा आवास योजना में कितने आवास आपने बनाए थे, कितने गरीबों को मिले, कितने हितग्राहियों को मिले और उसका एक्चुअली लाभ कितनों को हुआ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बहुत छुपा हुआ नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा आप तलाश लीजिएगा कि कितने हितग्राहियों को मिला था। तो आपने एक्सेप्ट तो किया ना, आपने एक्सेप्ट तो, एक सेकंड, नो 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 नो, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। वो सिर्फ योजना थी जो पेपर पे थी। उस योजना में मेरा कहने का आशय ये है कि वो पेपर पे जरूर थी, लेकिन उसमें से किसी हितग्राही को कहीं कभी कुछ नहीं मिला। एक पॉइंट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे ज्यादा नकल चल रही है किसी भी चीज में, वो प्रदेश में चल रही है, और वो प्रदेश में चल रही है माननीय कमलनाथ जी का एक नया नवीनीकरण नाम हुआ है जिसका नाम हम नकलनाथ जी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितनी योजनाएं और जितनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो योजनाएं चल रही है वो सारी की सारी हूबहू नकल करके आप लागू करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए उनका नया नाम करा गया है। तो आप ये बात तो छोड़ ही दे कि नकल कौन कर रहा है, ये बड़ा रिसेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको इस पर फिर बात करेंगे, अभी और मौका मिलेगा, इस पर और बात करेंगे। हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। सर, क्या लगता है आपको, जैसा सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है, चाहे हम कांग्रेस के शासनकाल की बात करें या फिर अभी जो कुछ योजना के जरिए हितग्राहियों तक पहुंच रहा है उसे कांग्रेस का खारिज कर देना, क्या आपको ठीक मालूम पड़ता है? और दूसरी तरफ जो पवन जी ने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पैसों के लेन देन की खबरें आती हैं, तो क्या ये माना जाए कि सरकार की नीयत तो ठीक है, वो चाहती है कि लाभ मिले, लेकिन जहां कमी है, जहां खामी है, वहां मॉनिटरिंग की भी जरूरत है? देखिए नाज़नीन जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम राजनीति में काम करने वाले लोगों के पास किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात आती है या प्रमाण मिलते हैं तो उसकी लिखित में शिकायत की जाना चाहिए, और लिखित में शिकायत करने का संज्ञान निश्चित रूप से कोई न कोई तो लेगा ही, और यदि संज्ञान नहीं लिया जाता है तब राजनीतिक आक्षेप लगाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन राजनीतिक बातें करने के बाद यदि हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, नागरिक दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, तो जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं उन्हें एक प्रकार का प्रोत्साहन ही मिलेगा। तो इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि कोई भी शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार तो होता ही है, और जब होता है तो जागरूक राजनेता हमारे, जागरूक नागरिक और पत्रकार, इनको चाहिए कि ये जो है इसके संबंध में अपने समाचार पत्रों में छापे और संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत करें। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार जो है कोई आज नहीं बनी, सरकार हमारी यहाँ 1952 के चुनाव के बाद बनी थी। तो इसलिए ये कहना कि कोई डेवलपमेंट पहले नहीं हुआ और योजनाएं नहीं हुई, ये बात सही है कि उनका प्रतिशत कम होता होगा, अब प्रतिशत ज्यादा हो रहा होगा, अब कम होगा, पहले ज्यादा हुआ होगा। लेकिन कोई भी राजनेता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कभी भी ये नहीं कहा कि लाल किले की प्राचीर की बात कर रहा हूं मैं। राजनीतिक भाषणों की इसलिए मैं बात नहीं करता कि चुनाव में जो बोली गई बात है वो चुनाव के बाद तत्काल सारे लोग भूल जाते हैं। तो प्राचीर से बोली गई बातों में कभी ये नहीं कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम नहीं किया। ये बिल्कुल सत्य है कि सभी सरकारें काम करने के लिए आती हैं, अपने अपने विजन और अपने अपनी समझ के हिसाब से काम करती हैं। किसी के बारे में किसी की धारणा ये बन जाती है, जैसे मनमोहन जी हमारे वित्त मंत्री थे, मैं प्राय एक बात कहता हूं कि उनकी जितनी भी आर्थिक नीतियां थी उनका विदेशों को लाभ मिलता था। आज जो है 2014 के बाद, ये मैं कह रहा हूं, आरोप नहीं है ये, ना मैं समर्थन कर रहा हूं ना आरोप लगा रहा हूं। 2014 के बाद में जितनी भी आर्थिक नीतियां बनी है वो भारत के लिए बनी है, भारत के अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनी है। यदि हम ये कहें कि डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं, पहले भी सरकारों ने बनाई थी। इंदिरा आवास योजना की हमारे मित्र ने बात की है, तो निश्चित रूप से एक योजना थी, लेकिन उसका आउटपुट जितना अब निकल करके और जितना चर्चा में आ रहा है, ये इसको वो भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का शो कर रहे हैं और ये ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। और तो ये कहा जाए, लेकिन आउटपुट लोगों के सामने है, लोग देख रहे हैं। लोगों की हम लोग जब जाते हैं, अभी जैसे चुनाव प्रचार के समय कई मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाकर के ये पूछा कि भैया तुम्हें सरकारी प्रधानमंत्री वाले आवास मिले कि नहीं मिले, तो लोगों ने कहा मिले हैं। ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये समझ में आती है। तीसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि पहले जो है बहुत बड़ी संपदा खड़ी कर दी थी और आज की सरकार बेच रही है। हमें अच्छे से मालूम है कि हमारा जो एयर इंडिया है वो टाटा का था, जबरदस्ती में उसका अधिग्रहण किया गया, बैंकों का अधिग्रहण किया गया। आज प्राइवेट बैंकों की स्थिति ठीक है, सरकारी बैंकों की स्थिति खराब है। आज हमारा बीएसएनएल है, आप देखिए बीएसएनएल जिनको और जो है वो देता है अपने एयर की और कनेक्टिविटी, वो सब प्राइवेट कंपनी अच्छे से चलाती है, वो नहीं चला पा रहे हैं।
जो नहीं चला पा रहे तो क्या हम उसको बोझ के रूप में तो नहीं रख सकते ना। डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, इनकी पूर्ति के लिए नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल मुझे याद है कि उन्होंने अनेकों जो ये निगम मंडल हैं उनको बंद करने की बात की थी। गोरजी के जमाने में एमपीएसआरटीसी को बंद किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं कि कई बार ये लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसको चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सरकार जब होती है जिसकी वो फैसले लेती है, लेकिन पवन जी बहुत सारी चीजें हैं और आरोप भी कुछ सामने आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नकल की भी बात दिव्या जी ने कही है और जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि सरकारें आती हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं। सुरेश जी ने जो बोला, चर्चा में आज ज्यादा बने रहते हैं, चर्चा में बने रहना भारतीय जनता पार्टी का काम है। मीडिया का जितना अच्छी तरह से एडवर्टीजमेंट का जितनी अच्छी तरह से उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कांग्रेस नहीं कर पाई। सुरेश जी ने सही बोला। और रही बात जो सुरेश जी ने एक चीज बोला कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पा रहा तो उसको, मतलब सरकारी सेक्टर, तो उसको हम प्राइवेट में दे दी, तो मेरे ख्याल से कहीं न्यायोचित नहीं है। जब इतनी दिव्य दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है तो उसको सरकारी को ही इतना दुरुस्त करना चाहिए कि उसको बेचने की नौबत ना आए। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा, बजाय इसके कि सब प्राइवेट हाथों में दे दो तो सरकार का काम क्या रह जाएगा। सरकार का काम सिर्फ प्राइवेट हाथों में देना, वो आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना बस काम नहीं रहेगा। सरकार को कुछ और काम करने चाहिए, कुछ और कंपनियां बनानी चाहिए। जो 60 साल तक अगर कांग्रेस ने किया, उसके जो पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया, तो कांग्रेस ने बना, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। इस चीज में मैं सुरेश जी से सहमत नहीं हूं। और रही बात जो दिव्या जी की नकल वाली बात करती हैं, तो नकल किस बात से कर रही है, किस सेंटेंस में बोल रही है, हमें नहीं समझ पता। आईटी माननीय राजीव गांधी जिलाए, उसी के दम पे आपकी सरकार बनी। करना कुछ नहीं, बोलना 10 चीजें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो भी बात की बात आई, भाषण जितना दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी तो हर भाषण में वो पूरा कांग्रेस का विरोध करते, कभी उन्होंने ऐसा नहीं। नरेंद्र मोदी जी के सभी भाषण का, उन्होंने भाषणों की बात की नहीं, इसीलिए उन्होंने पहले नहीं बताया। उन्होंने चुनावी भाषणों की बात नहीं कर रहे हैं। तो चुनावी भाषण तो फिर प्रधानमंत्री तो है ना हमारे देश के, भाजपा के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द इस देश और प्रदेश के लिए बहुत मायने रखता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, डायनामिक प्रधानमंत्री हैं, इंटरनेशनली प्रधानमंत्री हैं वो। तो हमारा, मेरे ख्याल से उसको सब मानना। ऐसा नहीं चाहना कि चुनावी सभा में मोदी जी कुछ बोल दें और जो प्रॉब्लम समय उस प्रॉपर सभा में कुछ बोल देती है, तो कोई ये मेरे ख्याल से कोई पैमाना नहीं है उनकी बातों का आकलन करने का। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में जो बात करके आए, ठीक है, उन्होंने बोला पहले 2014 की बात आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझ से परे है। जब नरेंद्र मोदी जी ने आधार कार्ड का विरोध किया, मनरेगा का विरोध किया, आज उन्हीं सबके पीछे क्यों हो आप? कुछ तो अपना करके दिखाओ आप। आज इतनी बड़ी अच्छी नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़ा एकदम संघर्षशील है, एकदम पूरे दिन रात। माननीय शिवराज सिंह चौहान के भाषण सुनी तो लगता है कि आंसू आ जाएंगे। हम लोग सुनते हैं 10 मिनट तो लगता है आंख से आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन महंगाई की क्या हालत है। आपको और कांग्रेस को प्रभावित कर जाते हैं जो बातों की जादूगरी तुमसे आती है ना, जब तक आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, जब तक भाषण सुनोगे, वोट डाल दोगे, और वोट डालने के बाद जब हकीकत पता पड़ेगी, जब घर आएंगे और घर आके पता पड़ेगा सिलेंडर तो 1000 रुपए है, पेट्रोल का रेट क्या है, खाने के तेल का रेट क्या है, तो वो झटका उतर जाएगा। वापस धरातल में आ जाएंगे कि हमने क्या कर लिया इनके बाद लुभावनी बातों में आके। तो उसमें तो माहिर है। कोई भी एक चुनाव का घोषणा पत्र अगले चुनाव में रिपीट नहीं करते, एकदम नए सफूके छोड़ देते हैं। अभी पुलवामा भी देखिएगा, चुनाव में आते थे पुलवामा जैसे हमले भी होंगे, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। दिव्या जी बहुत देर से कुछ कहना चाहती हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। दिव्या जी बोलिए। नाज़ी जी एक्चुअली मुझे लगता है तर्क कहां से कहां चला जाता है। पुलवामा तक हम पहुंच गए, हम कहां से कहां पहुंच गए, हम क्या तर्क दे रहे थे, कहां पहुंच गए। मतलब आप पीएसयू की बात करते हैं, कभी पीएसयू बेचने की बात करते हैं, कभी आप पुलवामा पर आते हैं। नहीं सर, हम तो बहुत छोटी बातें करने में लगे हुए थे कि हम एक आम हितग्राही, एक गरीब आदमी तक घर जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम इस बात पे थे। आप प्रातः स्मरणीय नरेंद्र मोदी जी की बुराई करने के अलावा आपके पास कोई तर्क है ही नहीं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं, समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हैं। दिव्या जी बुराई कहाँ की, हमने तो आपका जवाब दिया, आपकी बात होगा। एक बात आपको बोलना, दोनों अपनी बात रख सकते हैं। आपने ये बातें कही है कि आप कांग्रेस मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है भाजपा, मैं बहुत खुश नहीं, भारतीय जनता पार्टी मीडिया में। आप बताइए 2014 की बात की कोई बात किया आपके नेता ने? आपके नेता ने एक चुनावी सभा में बता दिए 2014 के बाद की बात किया हो, बता दीजिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं तो एक एग्जाम्पल, आप बताइए 370 आप कर पाए? मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ। आप राम मंदिर कर पाए? राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और वो कोर्ट का फैसला था, कोई नरेंद्र मोदी जी का फैसला नहीं था।
आप उसको अपने उसमें मत लीजिए। आप हम जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप महंगाई की बात करते थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे। आप दिव्या जी मेरा जवाब नहीं देंगे, आप मुझे पता जवाब नहीं देंगे। आप शिवराज सिंह चौहान जी जब पेट्रोल में 2 रुपए बढ़ता था तो साइकिल चलाने लगते थे कि नहीं चलाने लगते थे? साइकिल कहाँ गई? आप नहीं देंगे जवाब, मुझे पता दिव्या जी। साइकिल कहाँ गई? शिवराज सिंह चौहान जी की साइकिल कहाँ गई? हाथ दिखा दिखा के लोगों को हाथ दिखा के चलते बने। अरे इस हाथ के बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा। हाथ के बिना काम नहीं हो पाएगा। हाथ दिखाया, टाटा बाय बाय कर रही और ये लिए आप जवाब नहीं देंगे। काम नहीं कराया आपने। कहीं किसी घर में कमल का फूल खिल जाए, कमल किसी के घर में अगर कोई सौगात मिल जाए, ऐसा कभी कोई आपकी तरफ से काम नहीं आया। इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि आप 70 साल तक सिर्फ कंबल ओढ़ के जो सोते रहे। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल है डॉक्टर दिव्या, 70 साल में पहुंच गई। अब हम जब 70 साल की बात करेंगे तो आप बोल रही कहाँ पहुंच गए? पहुंच जाते हैं। अरे आपके किस नेता ने आपका, आप एक चीज बताइए दिव्या जी, आपके किस नेता ने इस देश को आजाद कराने अपने प्राणों की आहुति दी? पवन जी आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब ले लेंगे। तो दिव्या जी 70 साल में पहुंच जाती है। अब जब 70 साल का जवाब देंगे तो आप बोलती पीछे चले गए। आप कौन से, आप ये आजादी वाली कांग्रेस नहीं है सर, वो आजादी वाली कांग्रेस खत्म हो गई। आजादी की बात नहीं करते हैं, आगे की बात करते हैं। 2022 में घर देने की बात कही गई, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आरोप भी लगा रही है, जैसा कि मैंने पहले सवाल पूछा था। साथ ही किसान को लेकर भी संवेदनशील नजर आ रही है, कांग्रेस पूछ रही है, आय दुगनी करने को लेकर भी सवाल है। तो क्या लगता है कितना और वक्त लगेगा, कब तक ये सारी चीजें धरातल पर दिखने लगेंगी? जो कुछ कहा गया वो मिलेगा भी, ये पक्का वादा है बीजेपी का? मिल रहा है नाज़रीन जी, अरे अब तो 20 से 45 आ रही है। दिव्या जी मेरे से प्रश्न हो रहा है, प्लीज पवन जी। नाज़रीन जी हर रोज आप देख रहे हैं हितग्राहियों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, कोई पैसा खा नहीं रहा है, डायरेक्ट टू दी अकाउंट पैसा जा रहा है। आप हितग्राहियों से पूछिए ना, टेस्टिमोनी सरकार क्यों दे? टेस्टिमोनियल आप हितग्राही से जाके पूछिए कि क्या उसके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया, घर मिला या नहीं मिला। जो वो महिला जिसको वो सिलेंडर मिलता है, जो वो महिला जो आज टॉयलेट के लिए तरसती थी, सर पवन जी आपके सरकार ने जो जितना तरसाया है एक महिला को, जितना तड़पाया है एक परिवार को, पेट्रोल का सिलेंडर का रेट क्या था? सिलेंडर का रेट क्या था पहले और अब क्या है? सरकार कि जिसको कम से कम एक घर मिल रहा है, एक सिलेंडर मिल रहा है। अरे घर में जब कुछ खाने को मिलेगा तब तो ना, कैसे रहेगा घर पे? वो राशन भी मिल रहा है, सरकार मुफ्त राशन भी। चलिए ठीक है, ये केवल एक वर्ग विशेष की बात हो सकती है दिव्या जी, बाकी वर्गों की तरफ भी देखना होगा, मिडिल क्लास की तरफ भी देखना होगा। इसलिए मैं अब थोड़ा समय सुरेश सर को देना चाहूंगी। सर, सिर्फ हम एक वर्ग की बात करते हैं, चुनावों में पूरा केंद्र किसान हो जाता है, नौजवान हो जाता है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को सिर्फ ये ना माने कि कांग्रेस उठा रही है, इन मुद्दों से आम आदमी भी दो चार हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे आम आदमी को इससे राहत दी जा सके? देखिए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सरकार में बैठे हुए जो भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे किसी भी राज्य में हो, वो इन मुद्दों को सामने नहीं आने देती। और इन मुद्दों को लाने वाली शक्तियां जो है, जिनको लाना चाहिए, वो शक्तियां कमजोर है। यदि मान लो किसी ऐसे राज्य में जहां भाजपा विपक्ष में है, जहां कांग्रेस विपक्ष में है, तो उनको ताकत से लाना चाहिए। वो दूसरे मुद्दों पर क्यों भटकते हैं? वो पुलवामा तक क्यों जाते हैं? उनको तो बेरोजगारी, महंगाई और इन सारे मुद्दों पर बात करना चाहिए। लेकिन ये भी साथ के साथ देखने वाली चीज है कि भाई महंगाई के क्या अर्थशास्त्रियों की चिंता है क्या? महंगाई को लेकर के मनमोहन जी का कोई बयान आया क्या? नहीं आया। बाकी तो लोग बच्चे हैं, उनको तो अर्थशास्त्र का मालूम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमुख लोग हैं, उनके द्वारा कही जाने वाली बातों को भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए मुझे कई बार ये लगता है कि जब हम राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं तो उसमें मूल मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। राजनीतिक टिप्पणियां चलती रहती है, चलती रहेंगी, उसमें क्या फर्क पड़ने वाली बात है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि सरकारों की अपनी नीतियां होती हैं, सरकारों को अपने काम होते हैं, सरकारों के पास बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता है। दिक्कत आज सबसे बड़ी ये है कि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने और कटघरे में खड़े करने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए कि यहाँ सारे नेगेटिविटी वाले के मुद्दे उठाए जाते हैं। आप जिस राफेल की बात कर रहे थे, बताइए, उसको कोर्ट तक लेके गए, उसकी फाइलें देखी गई, क्या मिला?
लेकिन देश में राफेल जो लेट हो गया, आया हमारी शक्ति बढ़ी तो चीन के सामने हम जो है खड़े होने की स्थिति में आए। तो ये परिस्थितियां जो है इनको हमें मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पवन जी को संतुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि वो मेरी बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। आपकी बात से सहमत हूँ। और पवन जी, क्या ये वाकई ठीक है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, जैसा कि रिपोर्ट में था, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन वो आरोप अगर है तो उसकी सच्चाई को सामने लाने का काम कौन करेगा? और क्या सिर्फ सियासत के लिए, मुद्दे भटकाने के लिए ये बात होगी, या फिर जो सही मुद्दे, सधे मुद्दे, उस पर भी कांग्रेस दिखेगी आगे? मैंने यही बोला कि जो हितग्राहियों की बात थी, तो हमारे लोगों के द्वारा जब काम उठाया गया तो ब्लॉक के अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया था कि कई सारे घर अपूर्ण हैं, लेकिन उनको हमने कागज में पूर्ण कर दिया है, उनकी कार्रवाई होगी। और रही बात जो किसानों की, मैं ऐसी कोई डिबेट ऐसा कोई नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और इस देश की और प्रदेश की जनता आज महंगाई जिससे, बेरोजगारी जिससे जूझ रही है, इनको खुद बताएगी। आज जो आदरणीय पत्रकार साहब बोल रहे हैं उसके क्या होता है कि मीडिया इनके यहाँ से मैनेज है, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट ये दे देते हैं, हम उस तरह एडवर्टीजमेंट नहीं दे पाते, लेकिन हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता की देख रही है यहाँ पर तो आप बार बार जो है मीडिया के एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। आप कमलनाथ के शासनकाल में देखिए कि मीडिया को तो गिराने का काम किया है। आप दोनों की तुलना कर लीजिए, हम विज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। इनका छोटा सा काम होता है, इनका छोटा सा काम होता है तो बड़े बड़े विज्ञापन देना एक अलग काम है। आपकी सरकार में भी विज्ञापन दिए गए। पीसी शर्मा जी जब मंत्री थे, 126 करोड़ रुपया का घोटाला है विज्ञापन का, और कांग्रेस कार्यालय के पीछे बैठे हुए आदमी को 60 लाख का विज्ञापन दे दिया। आप अपने घर में झांक के देखिए, मैं क्या कमीशन खाते थे सारे लोग बैठ करके। आज आप ये बातें करते, ये विज्ञापन बांटते थे, वो छोटी से काम होता है, उस चीज को बड़ा बढ़ चढ़ के बताने का प्रयास करते हैं। सारे लोग मिलकर के शोभा ओझा लोगों का नाम लेते, सबका नाम ले लीजिए, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो बोल रहा बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा जो है, अभी छोटा सा काम करते हैं, हमारे छोटे से प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं मिलती, इनके बड़े प्रोग्राम के लिए परमिशन मिल जाती। मेरा बोलने का मतलब इवेंट कहना चाहिए था, आप इवेंट कहना चाहते थे कि बढ़ा चढ़ा के मैं वही बोल रहा हूँ। आपने एडवर्टाइजमेंट कह के बात को गलत दिशा में मोड़ दिया था कि मैं छोटा सा प्रोग्राम करता हूँ तो ये लोग परमिशन नहीं देते हैं। इनका छोटा सा प्रोग्राम होता है तो सभी पेपरों में छप जाता। मेरा बोलने का निवेदन ये कि इसलिए चर्चा का विषय नहीं बन पाता, लेकिन जो किसानों को, इन्होंने 750 किसान मर गए, उसके बाद किसान बिल वापस लिए, तो वो किसान की पीड़ा को किसान समझता है। जिनके घर में आज डिग्री लेकर के बैठे हुए बेरोजगारी की पीड़ा को समझता है। जो महंगाई आज है, जो आदमी खाना नहीं खा पा रहा, उसकी पीड़ा क्या लग रहा है कि कांग्रेस अपनी बात सड़क पर जाकर जनता से जोड़कर सामने रखेगी, या अखबार के माध्यम से सड़क में कर रही है? सड़क पर जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा। जनता की लड़ाई सड़क पर लड़ने का प्रयास कर रही है। लड़ाई लड़ेगा। सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन किस तरह से माइलेज ले पाएगा, क्योंकि सवाल ये है कि जनता की बात करने के लिए, यहाँ पर संवाद करने के लिए लगातार बात हो रही है, लेकिन क्या जनता की बात वो करेगा जो जनता पर राज करने की बात कर रहा है? और साथ ही ये भी कि अगर आवास योजना की सौगात दी जा रही है तो उस पर विपक्ष कब तक सिर्फ और सिर्फ सवाल खड़ा करता रहेगा। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।